सद्भाव मिशन चला रहे और देश भर में सद्भाव की बयार बहा रहे विपिन कुमार त्रिपाठी कल इंदौर में थे। उन्होंने यहाँ पर आनंद मोहन माथुर लाइब्रेरी में कुछ चुनिंदा लोगों के बीच बोलते हुए कहा कि दुनिया में आम जनता एक है, जनता नहीं चाहती है कि युद्ध हो, लेकिन जो सत्ताधीश लोग हैं दुनिया के वे युद्ध में ही अपना भला समझते हैं। दुनिया का आतंक देश के सत्तारूढ़ लोगों के लिए एक आदर्श माना जाने लगा है और वे आतंक के जरिए अपनी सत्ता को कायम रखना चाहते हैं। सुनिए विपिन त्रिपाठी ने इंदौर में जंग को लेकर क्या कहा, विभिन्न किस तरह से भाईचारा बनाया जा सकता है, किस तरह से शांति और सद्भाव कायम रखा जा सकता है, अहिंसा और सत्य के जो हथियार है उनका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। सुनिए राम स्वरूप मंत्री की एक रिपोर्ट। बेवकूफ़ी का हमला किया था उन लोगों ने, लेकिन उसके पीछे बदकिस्मती से 80 बरस का मुतबातिर चलने वाला जुर्म है। तो मैंने एक पर्चा लिखा, 4000 कॉपी निकाली उसकी, बाकी दिल्ली के इलाकों में मेवात जिला और दूसरी जगहों को मैं तकसीम। फिर मैं खामोश बैठ गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं दिखी। तो उस करीब 2 बरस गुजर गए, मेरी बेटी के दिमाग में उसने एक छोटा सा मेल लिखा, लोगों को अपने ईमेल पे छोटा सा कुछ लिखा। जब उसने तब मैंने मेल पढ़ा तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये तो जुल्म बनी रहा है और अन्न पानी बंद कर दिया लोगों का, तो तड़प के मरेंगे लोग। फिर मैंने करीब 10,000 पर्चे और बांटे। उसमें पुलिस ने पहले अपनी ट्रेन निकाली, 15 अगस्त का वक्त था, मैंने अपील निकाली कि जो लोग एक दिन का रोज़ा रख सकें, उपवास कर सकें, कोई सवाल पे करें। कई लोगों ने रखा, तो सब लोगों ने रखा, मैंने कह दिया था कि मैं राजघाट पे आऊँगा दोपहर में 2 बजे से लेके 6 बजे तक। हल्के से छोटे छोटे पोस्टर लगे थे, उसको उनके था भी नहीं, मामूली सी चीज़ थी, लेकिन उन्होंने वो हटाओ हटाओ तो एक हंगामा सा खड़ा कर दिया। और जबकि 6 बजने ही वाले थे, हम वैसे ही हटा रहे थे, तो खैर उनकी नीयत पता लगी। फिर मैं बम्बई गया, तो बम्बई में पुलिस वालों को पता लग गया कि मैं वहाँ जाके धारावी के इलाके में पर्चे बांटूँगा। तो उन्होंने वहाँ आ गए, करीब 20 सिपाहियों की टुकड़ी आ गई। हमसे पूछ लिया पहले फ़ोन पर बात करके कि आप इधर आ रहे हो? हम आ रहा हूँ। मैं जब पहुँचा तो इसको बता रहे, उनको बता दिया सब क्लास जाके यहाँ पहुँचेंगे। तो धारावी में वो आ गए, फिर हमें थाने ले गए। पुलिस साहब देखिए बड़ा टेंशन का माहौल है और आप थानेदार साहब से मतलब SHO से मिल लें। SHO साहब गए तो हमारे पर्चे रख लिए, बात हमसे ठीक से की। 3 घंटे हो गए थे, आपके लिए हो रहे हैं लाइव हो जाए, उसमें 3 घंटे बताया मैंने। फिर लेकिन मैंने फिर उस दिन तो नहीं पर्चे बांटे। अगले दिन बारिश थी तो लोग मुझसे मिलने आए, तो उनको कुछ पर्चे जो मेरे पास बचे थे बैग में रखे थे तो उनको दिए। फिर तीसरे दिन मैंने एक कॉलेज में मेरा लेक्चर था, उसके बाद मैंने कुछ पर्चे बांटे। यानी कुल मिला के इन जंग पे मेरा काम क्या था, सिर्फ पर्चे बांटना और कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ जहाँ पर्चे बांटे, अगर 75 लोग मुझे फिलिस्तीनी अवाम के ऊपर होने वाले दुख से दुखी दिखे या सरोकार महसूस करने वाले दिखे, तो 10-15% लोग इसराइल को सपोर्ट करने वाले मिले। और उससे जाहिर है कि हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट कर लिया है। तो दरअसल ये जो एग्रेसिव लोग थे 10-15%, इनकी आवाज़ बहुत मजबूत थी। पुलिस और जजेस भी इनकी गिरफ्तारी कर रहे थे, क्योंकि सरकार का इनडायरेक्टली सपोर्ट था इस जंग के लिए, इस हमले के जो एक तरफा चल रहा था। उसी तरीके से जब ईरान की बात चालू हुई तो सरकार ने उसको कंडेम तक नहीं किया, उसमें दुख जाहिर नहीं किया, वो तो चलो हल्की चीज़। मेरी फिक्र इस बात की थी कि इस सवाल पर इस धरती के सच्चे
लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए, वो भी बहुत कमज़ोर आवाज़ उठी अपने मुल्क में। तो फिर मैंने पर्चे बांटे। 28 तारीख को घटना घटी, मैंने 29 तारीख को पर्चा लिखा और 1 तारीख से बांटना चालू किया, 1 या 2 से बांटना चालू किया। एक सुकून तो ये है कि जब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्चे बांटे, ज़्यादातर हिंदू बच्चों ने 500 पर्चे मैंने बांटे हुआ थे। 500 पर्चे मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में बांटे, कॉलेज के भीतर नहीं, सड़क पे, उसमें भी 500 बच्चे दिए। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत सारे हिंदू बच्चों ने, मुसलमान बच्चों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ हमें अपना सपोर्ट दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक साउथ कैंपस है गोलकुआ के पास, वहाँ पे मैंने 300 पर्चे बांटे, उनका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था। बाकी पर्चे मैंने करीब 3500 मेरे पर्चे बांटे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। उसमें आम लोगों का तो ईरान के ऊपर जुल्म में बुरा हो रहा है, इसलिए कहा। लेकिन हर जगह कुतुब मीनार के पास, नेहरू प्लेस में, ओखला सब्जी मंडी में, और ओखला जब जाते हैं तो वहाँ पे सराय जुड़ना पड़ता है, उस इलाके में कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, किसी जगह इक्का दुक्का। और परसों मुझे मिले सिंघम बिहार। सिंघम बिहार दिल्ली का एक इलाका है जो मेरे का ठीक तो कर रहा है। आप बांग्लादेश नहीं है, आप दिल्ली में एक जगह उत्तम नगर, वहाँ पे होली की दिन वारदात हो गई, आप वहाँ नहीं है। तो ब्रीफ में एक मेरा कहना ये था कि भाई जिन जगहों की आप बात कर रहे हो, बांग्लादेश और उत्तम नगर मैं बाद में गया, आज से 4 दिन पहले गया था उत्तम नगर, तो मुझे एक झगड़ा। मेरा कहना ये था कि भाई इस तरह के झगड़े बदकिस्मती से रोज होते हैं, दिल्ली में 2 मर्डर रोज होते हैं। अब 100 मर्डर होंगे तो उसमें एक आध मर्डर ऐसा हो जाएगा जिसमें एक पक्ष हिंदू एक पक्ष मुसलमान, वरना झगड़े तो होते हैं, तो ये बुरा है। उसी तरीके से जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, हमारी सरकार ने, आखिर हम पर्चे बांटने का हमारा मकसद क्या होता है? यही होता है ना कि हम अपनी सरकार से कहें कि भाई आप उस मुल्क की सरकार से कहो कि भाई हिफाजत करें माइनॉरिटीज़, यही काम होता है। तो जब इतनी आवाज़ें वैसे ही उठ रही, सरकार वैसे ही कर रही, तो मुझे कहने की ज़रूरत क्या है? लेकिन ये तो कहने की बात है। दरअसल इन लोगों को शह मिलती है इस प्रकार के हमलों से, इजराइल के हमलों से शह मिली कि जिस तरीके से वहाँ की रिजीम कुचल रही है वहाँ के मुस्लिम और क्रिश्चियन अवाम को, उसी तरीके से हमें भी कुचलते रहना है। ईरान के सवाल से इनको हिम्मत मिली कि ये बहुत अच्छा हुआ कि साहब एक ऐसी हुकूमत सामने आई कि अगर कोई हमारे कहे में ना रहे तो उसको कुचल दो, मुल्क को कुचल दो, उनके रिसोर्सेज को हथिया लो, वहाँ पर टेरर पैदा कर दो। और ये वही टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कभी लिंचिंग करते हैं या लिंचिंग करने वालों को सपोर्ट करते हैं। पहले में व्यापारिक तबके में ये है सपोर्ट करने वाले, लेकिन बदकिस्मती से ओखला सब्जी मंडी के इलाके में तो दलित बस्ती, तो हर कमज़ोर तबकों में भी इन लोगों ने गुट खड़े कर रखे हैं। मतलब जो निकम्मे होंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, इनके संस्था से जुड़ जाओ तो कभी कभार शरेबाजी कर दो, लिंचिंग कर दो और कभी नारे लगा दो उल्टे सीधे। और इस वक्त तो सरकार के ऊपर कालिख पूछ रही है कि आपने जो पोजीशन थी इजराइल के मतलब गाजा पट्टी के जंगे के सवाल पर और ईरान के सवाल पर, उन दोनों जगह उसको सरकार को बचाने के लिए इस तरीके का मसला खड़ा करते से भी नहीं आ रहा था। आपके खलिवाना में दाखिल हुआ तो एक आदमी ने कहा कि साहब आपने ऐसा परिचय ईरान की लड़कियों के बारे में और निकाल दो, क्या जुल्म हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, तो कह के चला गया मोटरसाइकिल। यानी आप कुकअप करो स्टोरीज। हर मुल्क में सरकारें आवाम के प्रति 10 अच्छे काम करती तो 2 बुरे काम भी उससे होते हैं, ये बात होता है। कोई दूध की धुरी सरकार नहीं। अमेरिका की हुकूमत से भी अमेरिका में जुल्म होते हैं, इजराइल की सरकार से इजराइल में भी जुल्म होते हैं, ईरान की सरकार से भी ईरान के अंदर जुल्म हुए होंगे। अब हमें इल्म नहीं पता लगे, लेकिन हुकूमत में खासतौर से उनकी जो पुलिस होती है, प्रशासन होता है, वो हर मुल्क की सरकारें या उनका प्रशासन कुछ ना कुछ जनता में जरूर करते ही। उसका विरोध करने का हक सबको है, अपन भी कर सकते हैं, उस मुल्क की आवाम करें तो और बेहतर है। लेकिन हुकूमतों को यह हक नहीं है कि उसका बहाना बना के उसके
पॉलिटिकल निज़ाम को ही ख़त्म कर दो, उन पर अपनी कठपुतली हाकिम उठा दो और टेरराइज कर दो। अगर कभी किसी लड़की पे बुर्के के सवाल पे, किसी सवाल पे मान लो ईरान पे नाइंसाफी हुई, तो एक शहरी के नाते आप उसके खिलाफ, हिंदुस्तानी शहरी के नाते भी आप उस पर बोल सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत को यह हक नहीं है कि आप जाके उसका बहाना बना के वहाँ के निज़ाम को ख़त्म कर दो, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लो। ये इंटरनेशनल टेरर है। तो इंटरनेशनल टेरर से लोकल टेररिस्ट को शाय मिलती है। हमारे मोदी जी को वहाँ से शाय मिलती है, मोदी जी से शाय को हमारे लोकल गुंडों को शाय मिलती है, लोकल गुंडों से और छोटे डिजिटल गुंडों को शाय मिलती है। इस तरीके से नफरत का और तशद्दुद का ऊपर से नीचे तक ट्रांसमिशन होता है। एक अहिंसक के नाते अपना फर्ज क्या है, ये मैं मान चुका हूँ कि पूरी दुनिया की हुकूमतें इतनी ताकतवर हैं कि किसी भी आंदोलन में अगर ज़रा सी भी हिंसा हुई तो उसको कुचल दें। अब भगत सिंह का और अशफाक उल्लाह का ज़माना उस वक़्त भी नहीं था इतना, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो गए दोनों, लेकिन तब थोड़ी बहुत गुंजाइश थी, आज वो गुंजाइश मिट गई। इसलिए अपन को नॉन वायलेंस की ही ताकत खड़ी करनी है। और नॉन वायलेंस की ताकत क्या है? जहाँ तक साम्राज्यवादी जंग है, मेरा तजुर्बा ये है कि अभी हमारे मुल्क के 70% अवाम, आंकड़ा मोटा ऐसे इस तरीके से समझें कि 100 आदमी को अगर मैं परिचय देता हूँ शहरों में, तो 100 आदमी में 80 आदमी तो रिएक्ट भी नहीं करता, बताते नहीं कि उसको अच्छा लगा कि बुरा लगा। लेकिन जो 20 आदमी है उसमें से 20 में से 15 आदमी कहता है कि आप ठीक कर रहे हो, 2 आदमी कहता है कि आप तो देश के साथ दगा कर रहे हो। लेकिन ये 2 आदमी चूंकि इनको प्रशासन का और पुलिस का प्रोटेक्शन है, अखबार वालों की मदद है, मीडिया की मदद है, लिहाजा 2 ऐसे लगता है जैसे पूरा मुल्क बोलता है। हमारा काम ये कि जहाँ पे भी जंग हो रही हो, चाहे गाजा पट्टी पे हो रही हो, चाहे वो ईरान में हो रही हो, यूक्रेन में भी एक जंग चल रही है, लेकिन वहाँ लगभग बराबरी का मामला है। तो रूस के भी लोग कई लाख मर गए, यूक्रेन के भी कई लाख मरे हैं। 1 और 50 का अनुपात नहीं मरने वालों, 1 और 2 या 3 का अनुपात। तो वो भी बुरी जंग है, उसके बारे में भी जो आवाज़ उठाने जरूर उठाएं। लेकिन मैं इस वक्त साम्राज्यवादी जंग की बात करता हूँ, और गांधी जी ने एक रास्ता सिखाया, नॉन कोऑपरेशन, कि जब तक अमेरिका इस प्रकार की जंग चालू रखता है, या इजराइल गाजा का नरसंहार कहने को तो सीज फायर हो गया, लेकिन कोई मुझे बता रहा था कि सीज फायर के बाद भी 1000 से ज़्यादा लोग खत्म किए गए, हर रोज़ 20-30 लोग मरते, और उनकी जगह पे जाके आप कब्जा करते हो। वेस्ट बैंक में खास तौर से आजकल चल रहा है कि अपने अड्डे बनाओ। तो इसका काम ये है कि नॉन वायलेंट तरीके से हम जनता को अवेयर करें, और जनता की आवाज़ करके या फिर धरना दें या चिट्ठी लिखें प्रधानमंत्री को, उनसे कहें कि साहब जब तक ये जंग बंद न हो तब तक आप इनसे हथियार न खरीदें। पूरी तजारतों पर बंद नहीं करा सकते। अमेरिका से हमारे बहुत हथियार आ जा रहे हैं, चाइना से तो हमारी लड़ाई सरकार भी मानती है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तजारत अपनी चाइना के साथ है, वो भी वन साइडेड है। हम उनका माल खरीदते हैं, अपना बेचते कम है उनको, टोटल इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी चल रहा है। हाँ, तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हथियार कम से कम ऐसी चीज़ है, ना तो हम उनको हथियार, छोटे हथियार दें, ना बड़े हथियारों से खरीदें, जब तक कि जंग ना हो। ये मोटी पोजीशन है और यही करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक छोटी जंग का सवाल है, गरीब मुल्क आपस में एक दूसरे से नहीं जीत सकते। ना मैं ईरान इराक की लड़ाई 10 साल में कोई नहीं जीता। हम कई बार पाकिस्तान से लड़ चुके, सिवाय 1971 के, कि उस लड़ाई में जरूर एक मुल्क बन गया, लेकिन वो एक अलग लड़ाई थी, क्योंकि अंदर से बहुत बड़ी अपराइजिंग हुई थी। अगर बांग्लादेश के अवाम खड़े ना होते तो हिंदुस्तान की फौजें कुछ नहीं कर सकती। तो वो एक मिक्स था जिसमें जनउभाड़ भी था और बाहर से मिलिट्री की मदद थी। अदर देन दैट जितनी भी जंगें गरीब मुल्कों में आपस में हुई हैं पिछले 70-80 बरस में, बेनतीजा रहीं। और अब तो हालत ये हो गई पिछले 10-15 साल से कि जंग दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो बहुत कम होती है। ज़्यादा मंसूबा ये होता है कि अपने मुल्क में पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए।
हम पाकिस्तान को आगे दिखाएंगे, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान का नुकसान करना है, वो हो जाए तो अच्छा है, पाकिस्तान बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन बड़ा नुकसान ये चाहते हैं कि अपने मुल्क में हमारी पॉलिटिकल पावर मजबूत हो जाए ताकि हम अडानी जी की सेवा कर सकें। ये है मुख्य बात। वही पाकिस्तान चाहता है, यानी दुनिया की तमाम हुकूमतें कमज़ोर मुल्कों की दूसरे मुल्कों को नुकसान पहुंचाने के एतबार से तो कम, अपने मुल्क में ही अपनी पॉलिटिकल पावर मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। उसका नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस ये है कि हम लोगों के दिमाग से जो है उसका जुनून उतार दें कि पाकिस्तान की सरकार से तो तुम लड़ो, तुम्हारी मिलिट्री लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने आपका क्या बैन किया उसके बारे में गलत मत सोचो। ये हमारा काम है, यानी वार मॉन्गरिंग को रोकना अपना काम है। बस यही मेरे दिमाग में अहिंसा के सवाल पर है, और वो कम इफेक्टिव नहीं, काफ़ी इफेक्टिव। आखिर अमेरिका में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस निकले इस सवाल पर, फिर बीच में उनको गाजा की जंग रुकवानी पड़ी। वियतनाम की लड़ाई का सबको मालूम है कि जब मोहम्मद अली ने कहा कि भाई मेरा मजहब मुझे मासूमों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, मैं जेल जाने को तैयार हूँ लेकिन मैं रुक नहीं सकता, जबकि वो इतना निर्भीक था, शायद ही पूरे मुल्क में अमेरिका में उस जैसे बहादुर आदमी पैदा हुआ, लेकिन उसने लड़ने से इनकार कर दिया। जब वो जेल गया मोहम्मद अली, तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो गए, और फिर बाद में वो लड़ाई रुकी। तो नॉन वायलेंस का असर उसी प्रकार से गाजा के लोगों से मिला। गाजा के लोगों मतलब क्या थे, जो एम्बेसी में इन्वेस्टर के साथ आया था, फोन तो मैं मिल गया, मेरी बेटी लिए उन्हें मुझे गजब की किताब दी। एक यहूदी ने किताब लिखी, किताब का नाम है इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट ए शॉर्ट हिस्ट्री, ऐसा किताब का नाम। मैंने वो किताब पढ़ी, फिर मैंने 8 पेज का उस पर एक सार लिखा, वो एक कॉपी में छोड़ जाऊँगा आप लोगों को। मेरे पास से कॉपी लाया हुआ आप लोगों के लिए, ढूंढ वगैरह नहीं मेरे पास, ये है, ये अंग्रेजी में है, तो ये कॉपी एक आप रख लीजिएगा यहाँ पे। तो लेकिन पूरी सारी बात है, अगर किसी की दिलचस्पी होगी तो 5-7 मिनट में बाद में मैं बता दूंगा, क्योंकि आज आप लोगों को अभी नमाज के लिए जाना है, डेली चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं रखना चाहता, बड़ी बात नहीं करना चाहता। स्पीकर मुझे 2 गज़लें भी सुनानी है, एक गज़ल तो हिस्ट्री के सवाल पर सुनानी है, और एक लिटरेचर के सवाल पर नज़्म लिख के सुनानी है, 2 नज़में ही। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानी अंदरूनी हालात के बारे में, मैं अभी 6 दिन के लिए पश्चिम बंगाल गया था और 2 दिन के लिए आसाम गया था। वजह ये थी कि वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गए और कहते घुस बैठिए घुस बैठिए। मेरा तजुर्बा ये है, इसके पहले मैं पिछले आज से 7-8 महीने पहले गया था इधर अहमदाबाद, तो जब मैं पहुंचा तो पता लगा एक लड़की है खैर। अग्नि आलोक न्यूज की चैनल पर ऐसी ही रिपोर्टें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सबसे पहले अग्नि आलोक पर जारी रिपोर्टें मिलती रहे। अग्नि आलोक न्यूज आपका अपना चैनल है और इसे सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। धन्यवाद। तो मैंने